मुझे नहीं मालूम। Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Can someone please confirm in chat if you all can hear me? I don't sound well. I've not aged well as well, but anyway. Huh? Okay. So the news from the center is that we have been doing waves. और waves में हम waves की शिद्दत को समझने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे। अभी मूड ऑन करवाया, अभी भेजा जरा ईमेल ना, ऑन होगा पीछे से। क्या हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे कर लिए थे? क्या हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया? नहीं, हमने एक और क्वेश्चन करना था, इससे नेक्स्ट था। ये वाला क्वेश्चन तो नहीं कराया था मैंने, इससे आगे वाला कर लिया था। क्या बात है, ये वाला होमवर्क दिया होगा मेरे ख्याल से। नहीं, होमवर्क नहीं दिया। अरे आप लोग करना, इतना मुश्किल नहीं है, वही रेशोज ही लगेंगे। क्या हमने डॉलर इफेक्ट स्टार्ट कर दिया? अच्छा क्या बात है, फिर तो बहुत आगे निकल गया।
डॉपलर इफेक्ट करा दिया था, ये भी करा दिया था, वो लाउड स्पीकर घुमाने वाला सवाल करा दिया था सर के ऊपर, जो लाउड स्पीकर घूम रहा था। अच्छा ठीक I guess ये कहा था कि हमारा डिस्कस इसको दोबारा yes अगला वाला था I guess मेरे ख्याल से ये कर लिया था हमने, वो छोड़ दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स नहीं किया था हमने, ऐसा ही। अच्छा भाई, बात ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो बहुत ही कोई बेसिक और सिंपल डिस्कशन है। जो हमारा एएस लेवल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो ओ लेवल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से भी बेसिक है ना। तो ऐसा भी हुआ है लेवल्स में, जहाँ ओ लेवल्स से हल्का जो है, जो आपने ओ लेवल से पढ़ा उससे हल्का ए लेवल्स में, ठीक है। क्योंकि आप टेंशन नहीं लो, A2 में पूरा क्वांटम फिजिक्स है, वहां पर आपकी सोच से भी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशंस की डिस्कशन है। तो वो A2 के लिए उन्होंने संभाल के रखा हुआ। वैसे तो उनको एएस से ये भी हटा देना चाहिए 2 लाइनों का, पर चलो। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों कहते हैं? पहली बात तो इसको वेव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है और इसमें ऑसिलेशन होती है। किस चीज की ऑसिलेशन होती है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की ऑसिलेशन होती है। क्या बात है मनाए, ठीक है। अब ऑसिलेशन का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स नाच रहे होते हैं। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम ज्यादा हो रही होती है। तो हम कहते हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ साथ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ये ऐसी वेव्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेट करती हैं और एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये ऐसी वेव है जिसे मैक्सवेल ने डिस्कवर किया था। डिस्कवर करने के बाद, मतलब डिस्कवर तो बहुत पहले ही हो गई थी, लाइट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट इसको एक्सप्लेन किया था मैक्सवेल ने कि किस तरह इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेट कर रही होती हैं और इन वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं होती। So these waves do not necessarily require a material medium to propagate, यानी ये स्पेस में बिना किसी मीडियम के भी प्रोपोगेट हो सकती है। An electromagnetic wave is a disturbance in the electric and magnetic field. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टर्बेंस है इन द स्पेस, जिसको हम 3D में यूं समझा सकते हैं। एक किसी को मैग्नेटिक फील्ड कर लें और किसी एक को इलेक्ट्रिक फील्ड कर लें, और ये मस्त एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जो मैंने बनाने की कोशिश की है वो मैंने ये बनाने की कोशिश की। अगर आप देखें ना इसको, तो मैंने आपके आगे 2 प्लेन्स बनाए। एक ये वाला प्लेन है और एक ये वाला प्लेन। देख पा रहे हैं ऐसे रहता समझ आए। तो एक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से यू बनाई और मैग्नेटिक फील्ड मैंने यू बनाई। समझ रहे आपने? होता ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से यू है, मैग्नेटिक फील्ड यू है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और एनर्जी का यू ट्रांसफर, एनर्जी आगे की तरफ जा रही है। एक डिस्टर्बिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डिस्टर्बिंग मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक, अगर एक एक्स एक्सिस है दूसरा वाई एक्सिस है, एनर्जी का ट्रांसफर अलोंग जेड एक्सिस। समझ लो आपने, एनर्जी का ट्रांसफर यू
तो एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टर्बेंस, जिसमें in electromagnetic wave the direction of energy transfer is perpendicular to both the oscillating electric and magnetic field. ठीक है? All the electromagnetic waves travel at the speed of light in vacuum. Our speed of light है 3 exponent 8 meters per second. मेरे ख्याल से तकरीबन 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड बनते हैं. So light is also a form of electromagnetic wave. Electromagnetic waves are transverse waves क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, और जो आपकी ऑसिलेशन है यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो वेरिएशन है वो एनर्जी के ट्रांसफर के परपेंडिकुलर है. तो एनर्जी का ट्रांसफर जब ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर होता है तो वी टर्म सच वेव्स एज ट्रांसवर्स वेव्स. इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ट्रांसवर्स वेव की कैटेगरी में ही आती है. एंड दे कैन बी पोलराइज्ड. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पोलराइज किया जा सकता है. एक्चुअली ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको पोलराइज किया जा सकता है. अब सवाल ये है कि सर पोलराइजेशन होती क्या है, तो उसका जवाब मैं आपको अभी नहीं दे सकता क्योंकि अभी हमने पोलराइजेशन पढ़ी नहीं है. तो पोलराइजेशन का एक पार्ट है जो हम बिल्कुल एंड ऑफ चैप्टर में पढ़ेंगे. जब वेव्स एंड हो रहा होगा ना, ये न्यू एडिशन टू द सिलेबस है तो उसको मैं यूजुअली एंड में ही पढ़ाता हूँ. तो इंशाल्लाह हम उसके बारे में पढ़ लेंगे पोलराइजेशन का क्या सीन है. तो इसके लिए जब मैं थोड़ा सा लिख दिया टू बी डिस्कस्ड लेटर. बाकी वीक वाले एफ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है. स्पीड की जगह आप 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड यूज कर लीजिएगा अगर ये स्पेस में या एयर में. एयर में भी वही 3 एक्सपोनेंट 8 ही हम काउंट करते हैं इसकी स्पीड. अब एक अजीबोगरीब चीज है जो मैं चाहूंगा अगर आप याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है. रूठना मनाना इज वेरी यूनिक एक्सेप्ट गाना बजाना. कितनी कोई बेतुकी सी बात है. रूठना मनाना इज वेरी यूनिक एक्सेप्ट गाना. ये कब बताया था मैंने? ये जब मैं 2012 में, कितने साल हो गए अभी? 23 चल रहा है, 11 साल पहले. 24 चल रहा है माशाल्लाह. 24 आ रहा है, जनवरी आ गई. तो तकरीबन 12-13 साल पहले जब मैं एक बच्चे को होम ट्यूशन पढ़ाया करता, तो उसने बोला नहीं मुझे नहीं याद हो रहा है ये रेडियो माइक्रो इंफ्रारेड और फिर अल्ट्रा विजिबल अल्ट्रा वायलेट एक्सरेज गामा रेज, मुझे इसका ऑर्डर याद करना. मैं क्या पता नहीं क्या बैठ के उल्टी सीधी लॉजिक बनाई थी हमने. तब से 12 साल से यही पढ़ा रहा हूँ. तो याद कर लो, रूठना मनाना इज वेरी यूनिक एक्सेप्ट गाना बजाना. कुछ बर्गर बच्चे याद करते हैं रोनाल्ड मैकडोनाल्ड इज वेरी अगली. अब किसी को अगली बोलना अच्छी बात है यार, सही है. तो फिर मैंने बोला नहीं यार वो ऐसे कर लेते हैं. ठीक है, तो आप जैसे भी याद करें. आर फॉर रेडियो, एम फॉर माइक्रो, आई फॉर इंफ्रारेड, वी फॉर विजिबल, यू फॉर अल्ट्रावायलेट, एक्स फॉर एक्सेस, जी फॉर गामा रेज. तो इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सारी टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आपको ऑर्डर में याद रखेंगे. ठीक है ना? इनकी कैटेगराइजेशन आमतौर पर की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द वे दे आर प्रोड्यूस्ड. समझ रहे हो? अब वो ओ लेवल से पढ़ाते होंगे हर वेव की अपनी अपनी प्रोडक्शन के तरीके कुछ. खैर A2 में तो आपने बहुत डिटेल में उसको पढ़ना ही है. और AS में आपको ये ऑर्डर याद रखना है. और आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियो से गामा तक जाते हुए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होती है. तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो रेडियो वेव्स की होती है, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होती है. और वेवलेंथ उल्टा है. रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है. तो नीचे आते हुए ना वेवलेंथ कम हो रही होती है.
तो रेडियो एज द हाईएस्ट वेवलेंथ, रेडियो की वेवलेंथ आमतौर पर 1-1 किलोमीटर भी हो सकती है, और गामा की जो वेवलेंथ है वो 10 की पावर -10 -11 वो बहुत कम होती है ना। तो देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। क्या कुछ खा रहा है, क्या करना है भाई, सही है। सो गामा इज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, ठीक है भाई। अच्छा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब जो बीच में विजिबल आता है, ये विजिबल वो है जो आपको नजर आता है। कितनी काम की बात बता दी ना मैंने, विजिबल का मतलब वो आपको बाकी आपको नजर नहीं आते, ठीक है। तो इसके भी भाई 6 रंगों में, 7 रंगों में ये खुलते हैं अपने। विबग्योर 7 ही हुए ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। अब अगर 7 रंगों को एक साथ देख के आप ऑफेंड हो जाते हैं तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है भाई, मेरा काम है पढ़ाना आपको, ठीक है। तो दिस इज विबग्योर। इनकी वेवलेंथ जो विजिबल होती है ना, ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत पूछते हैं कि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है। दिस इज द रेंज ऑफ द विजिबल लाइट। तो इसको ऐसे याद कर लेना, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा रेड के बाद रेड आ जाएगा, फिर विबग्योर तो आपको पता ही है, तो फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, वायलेट के बाद फिर अल्ट्रा वायलेट। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो मेरे ख्याल से इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये नॉलेज जिंदगी में कहाँ काम आएगी, अभी तो ए लेवल के एग्जाम में काम आएगी, ठीक है, और वो भी आपकी जिंदगी का बहुत अहम मरहला है, सही है। सो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, ठीक है। और एग्जाम में इसकी वेवलेंथ की रेंज पूछते हैं, ऑर्डर पूछते हैं, रेडियो का ऑर्डर क्या है, माइक्रो का ऑर्डर क्या है, इंफ्रारेड, वो मैं उसको आपके ऑर्डर की लिस्ट भी भेज दूंगा आपको वेवलेंथ की। तो उस ऑर्डर को जहन में रखिएगा, 1 मार्क का कभी कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछते बट ऑर्डर पूछ लेते हैं कि भाई 10 की पावर -11 में होगा, 10 की पावर -6 में होगा, -4 में होगा, किस में होगा। तो भाई ये इतना ही था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इससे ज्यादा क्यों उम्मीद नहीं लगाइएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। आज असल में जिस मुद्दा बहस पे आपसे बात करनी है वो है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है ना। एक्चुअली इस टॉपिक से लोगों को बुखार आना शुरू होता है वेव्स में, ठीक है। आपको इंशाल्लाह नहीं आएगा अगर आपने वेव्स के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग किए हैं। हमने मेरे ख्याल से कोई 4 या 5 लेक्चर लगा दिए हैं सिर्फ वेव्स की फंडामेंटल्स को, जो हमने पीछे जो भी पढ़ा है ना, दैट वाज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिस, द वेरी बेसिक्स ऑफ वेव, द फंडामेंटल्स ऑफ वेव, जैसे हम कहते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, कि भाई हर वेव के अंदर आमतौर पे इन जनरल ये प्रॉपर्टीज आपको नजर आएंगी, चाहे वो डोप्लर इफेक्ट हो, चाहे वो इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ हो। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके हम सुपरपोजिशन पढ़ेंगे, और सुपरपोजिशन पढ़ा है अच्छा खासा है जिस पर हमें पढ़ना है। तो दो वेव्स की, दो अजनबी वेव्स की मुलाकात, फिर क्या हुआ ये ना पूछो। एक वेव थी एक्स और एक वेव थी वाई, दोनों अपनी अपनी जिंदगी में जा रहे थे और बीच में एक पॉइंट पर उनकी मुलाकात है। तो जब दो वेव्स आपस में मिल जाए, और वो दो वेव्स ऐसी जिनकी नेचर से, नेचर का मतलब अगर एक वाटर वेव है तो दूसरी भी वाटर वेव होनी चाहिए, एक साउंड है तो दूसरी भी साउंड होनी चाहिए। साउंड वेव और वाटर वेव का इंटरफेरेंस मत कराने बैठ जाना, ठीक है, फिर अजाब हो जाएगी जिंदगी, ठीक है। दो वेव्स हैं जो कि मजे से जा रही थी और बीच में उनकी मुलाकात, तो उनकी मुलाकात के नतीजे में एक मसला आ जाएगा सबसे पहले। नहीं नहीं नहीं, एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट हो सकती है, बस नेचर सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इनकी मुलाकात होगी एक कंफ्यूजन शुरू होगी। वो कंफ्यूजन नहीं होगी कि जैसे आप देख रहे हैं ना कि भाई एक वेव जा रही है, तो वेव के यहां से यहां तक जितने भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट का अपना डिस्प्लेसमेंट है, कोई मीन पर है, कोई थोड़ा सा ऊपर है, कोई और ऊपर है, कोई ऊपर, वही पूरा पैटर्न सेट हुआ है ना। बीच में अचानक से ऐसा तो नहीं होता ना कि किसी एक पार्टिकल का दिल चाहे कि यार मैं अपनी डिस्प्लेसमेंट 6 कर लेता हूँ,
किसी का दिल चाहे नहीं मैं 4 कर लेता हूँ, किसी का ज्यादा मैं -2 कर लेता हूँ, नहीं, एक पूरा पैटर्न होता है ना यार, उस हिसाब से सारी वेव अपने डिस्प्लेसमेंट को मैनेज करती हैं। एक चेंज होती है तो दूसरी भी उसके हिसाब से चेंज होती है, अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू द सोर्स की ऑसिलेशन। तो लेट्स से अभी येलो, अभी ये ना ब्लू वाली वेव यहाँ पे नहीं थी, तो इस पॉइंट पर जो मैंने अभी यहाँ पे मार्क किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू वेव एक्स जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाया है, यहाँ पर जो एक पार्टिकल है उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट उसूलन होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, चलो 4 होगा वो। बट लेट्स से इसी पॉइंट से अगर दूसरी वेव गुजरती है विच इज पार्टिकल y, अभी ये अपनी सेटिंग से आ रही है भाई, इसके पार्टिकल्स की अपने अपने हिसाब से एक ऑसिलेशन चल रही है, तो एट द सेम इंस्टेंट इस पॉइंट पे जो वेव y, उसकी डिस्टरबेंस के हिसाब से इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। अब मसला ये कि बीच में पॉइंट तो एक ही है ना, पार्टिकल तो एक ही है, ये पार्टिकल बेचारा क्या करे? एक ही पार्टिकल एक वक्त में 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दोनों डिस्प्लेसमेंट पे तो नहीं हो सकता है ना, किसी एक ही डिस्प्लेसमेंट पे हो सकता है। तो ये पार्टिकल घबरा जाएगा, क्या हो जाएगा? घबरा जाएगा कि मैं क्या करूं, मैं वेव एक्स की सुनूं या वेव वाई की सुनूं? आप समझ पा रहे हो मेरी बात? इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे पार्टिकल तो एक ही है ना, अकॉर्डिंग टू वेव एक्स इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए 4, अकॉर्डिंग टू वेव वाई इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए 2। सवाल ये पार्टिकल क्या करे, है तो एक ही पार्टिकल ना, अपने आप को डिस्प्लेसमेंट 2 पे रखे या 4 पे रखे, जो वेव ज्यादा अच्छी लगती है, बायसनेस शो करे। और भाई और कोई सोल्यूशन? कैंसलिंग होगी वेव में कुछ, हाँ सर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। एक सिंपल सा प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन, जो कि कहता है कि when two waves meet at a point, the net displacement at that point will be the algebraic sum of the individual displacements of the waves at that point। जिस पॉइंट पे भी दो वेव मिलेंगी ना, और दोनों वेव की अपने अपने हिसाब से डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, तो उस वक्त जो रिजल्टेंट वेव बनेगी या जो उस पॉइंट का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा जिस पॉइंट पे वो मिलेंगे, वो सिंपली उन दोनों वेव के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स के सम के बराबर होगा। तो अगर इस पॉइंट में x की वजह से डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए 4 और y की वजह से होना चाहिए 2, तो इस पॉइंट में जो पार्टिकल होगा ना उसकी पार्टी हो जाएगी, वो बैठा हुआ होगा 6 सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट पे। वो पार्टिकल आपको एक अलग ही दुनिया में नजर आ रहा होगा, अरे भाई क्या हो गया, क्यों? क्योंकि दोनों वेव्स आ गई हैं और ये दोनों की सुनते हैं, और दोनों कैसे सुनते हैं कि सिंपल अलजेब्रिक सम। अगर एक वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट है 3 और एक की वजह से 2, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 5। अगर एक की वजह से डिस्प्लेसमेंट है 4 और एक की वजह से -2, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 2। सम निकालना है, तो 4 और -2 का सम कितना हो जाएगा? 2। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, पहले मैं आपको लिख के दिखा दूं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं व्हेन टू वेव्स मीट एट अ पॉइंट, जब दो वेव्स की किसी एक पॉइंट पर मुलाकात होती है तो वो घबराते नहीं है, वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करते हैं। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट is the algebraic sum of the displacement of individual waves at that point। ये फंडामेंटल है भाई, बिल्कुल फंडामेंटल है। आगे का पूरा चैप्टर इस एक स्टेटमेंट पे बेस्ड है कि जब भी दो वेव्स मिलेंगे किसी एक पॉइंट पर, तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो उनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होगा। जैसे ये देखिए, आप वेव छोड़े, आपको दो पल्स दिखाते हैं। पल्स समझते हो ना, हमने डिस्कस किया हुआ है, दो दो
दो माइनर सी डिस्टरबेंस है, एक लेफ्ट से आ रही है, एक राइट से आ रही है, करीब आते जा रहे हैं भाई, और करीब आ गए। अगले लम्हे ये पल जैसे दोनों मिल गए। लेट्स से एक की डिस्प्लेसमेंट एक 2 थी और दूसरे की 2 थी, तो कितनी हो गई भाई, 4 हो गई। फिर अपने अपने रास्ते अलग अलग। ये नहीं कि मिलके सलाम दुआ कर रहे हैं अब जाएंगे नहीं, एक दूसरे से अलग ही नहीं होंगे, अपनी अपनी दुनिया में निकल जाएंगे, लेकिन जिस लम्हे मिलेंगे उस लम्हे जो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो उनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस ना, जहाँ पे इनकी मुलाकात हुई। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात? Sir, I have a question. प्लीज Sir, आस्क। I don't get it when you say the displacement of a wave. Displacement तो सिर्फ particle की नहीं होती, एक individual particle की। देखिए मैं वो बता रहा हूँ ना, अब एक ही पार्टिकल है, उसके थ्रू दो वेव जा रही है, समझ रहे हो? बिल्कुल ऐसे ही है इस Yes, sir. पार्टिकल। जी जी जी। अब ये पार्टिकल बेचारा क्या करे, मतलब व्हेन आई से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, आई मीन उस वेव की वजह से इस पार्टिकल की एक डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए ना, तो वो एक्स की सुने या वाई की सुने। जो आपका सवाल है वो आपने बिल्कुल परफेक्ट समझ लिया ना, कि अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, कि सर लाइक इस पॉइंट पे ये पार्टिकल तो एक ही है ना, यहाँ से दो वेव जा रही है, वो क्या करे, वो किसकी सुने, वो एक्स की सुने या वाई की सुने। तो वो एक्स से पूछेगा भाई आपका कितना डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, 2, पापा कितना होना चाहिए 4, ठीक है मैं आज 6 का बैठूंगा, इस लम्हे 6 पर। अगले लम्हे आपका कितना डिस्प्लेसमेंट है भाई 4, आपका कितना है -1, चले भाई 3 पे आ जाता हूँ मैं। -1. जी sir, now I get it. Now it is clear. नाउ इट इज क्लियर। अब क्यों ना, नो नो, दिस डज नॉट मेक अ न्यू वेव। एक सिंगल पॉइंट पर अगर सिर्फ मिल रहे होंगे तो बस इस पॉइंट पर जो पार्टिकल की ऑसिलेशन होगी ना वो एक अलग ही होगी। उसके अगर ये कंटिन्यूअसली ये वेव जा रही है और कंटिन्यूअसली ये वेव आ रही है ना, तो इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ होगा और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो अनोखा ही होगा एज कंपैरिजन टू ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स, यू नो। इन सारे पॉइंट्स का एक जैसा होगा, इन सारे का एक जैसा होगा, इसका अनोखा होगा जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है। या फिर अगर ऐसा हो जाए कि दो वेव्स की मुलाकात ऐसे हो कि कंटिन्यूअसली उनमें इंटरफेरेंस हो, मतलब के एक वेव है, देखो पहले तो ये ना, एक वेव यूं जा रही थी, एक वेव यूं जा रही थी, दूसरी वेव यूं जा रही थी, बीच में एक पॉइंट पे मिल रहे थे, सिर्फ उस पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो रहा था, सिर्फ उस पॉइंट पे इनफैक्ट सुपरपोजिशन। अब एक वेव यूं जा रही है, यानी एक, ये दो सोर्स है, ठीक है, एक की वेव यूं जा रही है, दूसरे की वेव भी इन्हीं सारे पार्टिकल से होते हुए। अब ये सारे पार्टिकल्स बेचारे घबरा जाएंगे कि हम, जैसे ये दो सोर्स है ना, लेट से एक मेरा हाथ है, लेट से दिस इज सोर्स ए, दिस इज सोर्स बी। सोर्स, अगर सिर्फ सोर्स ए होता तो ये वेव यूं होती, अगर सिर्फ सोर्स बी होता तो ये वेव यूं होती। अब अगर दोनों ही यहां से यहां तक जा रही है तो बीच में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो तो घबरा जाएंगे ना, कि भैया हम क्या करें, हम कैसे ऑसिलेट करें, हम एक्स की सुने या वाई की सुने, ए की सुने या बी की सुने। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे में इन दोनों के, क्योंकि हर पॉइंट पे ही सुपरपोजिशन हो रही है, तो इन दोनों की मुलाकात से इन दोनों के हर पॉइंट पे सुपरपोजिशन के नतीजे में एक बिल्कुल ही नई वेव फॉर्म बनना शुरू हुई। वो कैसे बनेगी अभी जरा हम आपको बना के दिखा। Oh. And for resultant, why do we add? This is a principle. जो रूल्स और लॉज होते हैं ना वो तो डिस्कवर होते हैं नेचुरली, वेव्स में देखा यही है कि वेव्स जब भी मिलते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से यही करना भी चाहिए उनको। देखो ना, ये दो वेव है एक्स और वाई, यहां से यहां तक पार्टिकल्स थे, ठीक है। मैं पहले ये दोनों वेव हटा देता हूँ, ठीक है। ये यहां से सुकून से पार्टिकल बैठे हुए थे, आपने एक वेव भेजी,
तो जितने भी पार्टिकल्स हैं उन्होंने अपने इस तरह से अपने आप को डिस्प्लेस कर लेंगे गिवन पॉइंट पे। अब अगर इन्हीं पार्टिकल्स के थ्रू इसी लाइन में एक और वेव भेज दूं, अब जितने भी पार्टिकल्स हैं वो घबरा जाएंगे ना भाई कि हम लाल वाले की सुने या हरे वाले की सुने, समझ रहे हो ना? तो आप टेंशन नहीं लेना, हम हर पॉइंट पे दोनों वेव्स की वजह से पहले इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे, ताकि हमें क्या मिल जाए, हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिल जाए। एक्स और वाई भाई थोड़ी सी लेबलिंग कर देते हैं। ये स्टार्ट पॉइंट है भैया। तो दोनों की दोनों वेव्स का डिस्प्लेसमेंट 0 है इस पॉइंट पे। तो 0 + 0 क्या हो जाएगा? पहले टेस्ट के मार्क्स प्लस दूसरे टेस्ट के मार्क्स, समझ लो। तो ये क्या हो गया भाई? 0 ही आ गया। ठीक है, इस पॉइंट पर आते हैं अगले पॉइंट पर। इस नेक्स्ट पॉइंट पर रेड की वजह से डिस्प्लेसमेंट है 1 और ग्रीन की वजह से डिस्प्लेसमेंट है नियरली 1.8। तो इनको ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा? 2.8। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो 2.8 हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? इस पॉइंट पे रेड की वजह से डिस्प्लेसमेंट नियरली 1.8 है और ग्रीन की वजह से कितना है? नियरली 2.5। इसको आप ऐड करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ना आपके आगे ऑरेंज से क्रॉस, ये रिजल्टेंट वेव फॉर्म की पोजीशंस मार्क कर रहा हूँ मैं। एंड में इनको मिला देंगे। रेड की वजह से डिस्प्लेसमेंट है 3 और इसी पॉइंट पे ग्रीन की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना है? और रेड की वजह से 2 है, ग्रीन की वजह से 3 है। तो 2 और 3 कितने होगा भाई? ओ क्या मैथ से भाई, 5। हाँ, डिस्टेंस है, ये लाइन से पार्टिकल्स है यहाँ पे। तो अब पार्टिकल अगर सिर्फ रेड वाली होती तो फिर ऐसे होते पार्टिकल की पोजीशन, अगर सिर्फ ग्रीन वाली होती तो पार्टिकल की पोजीशन ऐसी होती, थ्रू विच द वेव इज बीइंग पास्ड। हाँ, अब पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो इस तरह से होगी। फिर ये रेड वाले की नियरली 2 है या 1.8 है, ग्रीन वाले की 3 पॉइंट समथिंग है, इसको ऐड कर ले 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। हर पॉइंट पे यही करेंगे। रेड की 1 है, ग्रीन की 3.9 है, इसको ऐड कर दें तो ये 4.9 हो जाएगा। इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट पे रेड की 0 है भाई, ठीक है, और ये ग्रीन है, ठीक है ना भाई? तो ये जो ग्रीन है ना, ये पाकिस्तानी अम्मा अब्बा के ओपिनियन है और ये उनके बच्चों का ओपिनियन है, सही है। अब आप इनको ऐड करोगे ना तो टोटल वही आएगा जो ग्रीन वाले का ओपिनियन है, सही है, क्योंकि पहले वाले का 0 है। हाँ भाई, अभी तरह रेड -1 पे आ गया और ग्रीन किस पे भैया? ग्रीन नियरली 3.9 है। तो 3.9 में जब 1 माइनस हो, क्योंकि -1 है, तो ये हो जाएगा भैया 2.9। समझ रहे? ये -1.8, ये +3 पॉइंट समथिंग, इनको ऐड कर लें तो ये 1.8 आ जाएगा। अब इतना फारिग नहीं हूं मैं एक एक करके सारे समझाऊं आपको, तो इसको ऐड कर देते हैं। घर पे बना रहा था, मैं भी थक गया था आधी बना के, मैंने कहा बस भाई बहुत है, सही है। तो फिर मैंने उन सबको मिला दिया। तो इनको मिलाने के बाद जो आपको वेव दिखेगी ना वो कुछ ऐसी दिखेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर आप ये तो मैंने अपने हाथों से बनाया, इसमें काफी एरर्स है, बट एग्जाम में ये बहुत एक्सेप्टेबल है। अगर आप इस तरह से बनाते हो ना, वो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, क्योंकि आपने बहुत अच्छी इसमें सैम्पलिंग की हुई, हर छोटे छोटे डिस्टेंस पे आपने ऐड करके एक नई वेव बनाई। पूरी तो नहीं बनानी है। अगर पूरी आएगी तो फिर पूरी बना, आप सैंपल थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, सही है। बट ये असल समझाने का मकसद है कि किस तरह दोनों वेव्स की इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करेंगे टू गेट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। बाकी एग्जाम में तो नहीं, लेकिन हाँ घर पे आप एक काम कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें डेस्मोस के नाम से। जो ए लेवल मैथ्स वाले वो तो बहुत यूज करते होंगे इसको। यूज करते हो? हाँ, ये आसान है भाई। से फॉर एग्जांपल मैंने लिखा भाई साइन ऑफ एक्स, मुझे पता साइन एक्स का वेव ऐसे बन जाता है, ठीक है ना? अब मेरी एक और वेव थी जो उससे डबल थी, सही है, तो मैं उसको कर देता हूँ 2, उसका एम्पलीट्यूड भी डबल था मेरे ख्याल से ना, तो 2 टाइम्स साइन ऑफ 2x, सही है भाई।
ये बन गई दो वेव्स, ठीक है भाई। अब मुझे इन दोनों का सुपर पोजिशन देखना है कि अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो वेव कैसी बनेगी, ऐसा ही है ना। तो पूरा ही लिख देता हूँ, साइन ऑफ एक्स प्लस 2 साइन ऑफ 2x। ये देखो, कलर वही ले लेते हैं जो हमने चलो अब छोड़ो, कलर चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, मैं वैसे ही समझा देता हूँ। देख रहे हो, एक ब्लू वाली वेव है और एक रेड वाली, थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर हमारे वाले से सिमिलर करना है ना तो फिर इसको यूं करना पड़ेगा, इसको 2 करना पड़ेगा और इसको इसका 2 हटाना है। सही है भाई। तो एक आपका लाइक ब्लू वाली वेव है, एक आपकी रेड वाली वेव है, ग्रीन वाली उसका result है। आप किसी भी पॉइंट पे इंडिविजुअल वैल्यूज को ऐड कर लें, आपको वैल्यू मिल जाएगी। आप ये थोड़ा सा हमारा सिमिलर हो गया टू आई जस्ट डिस्कस विद यू, और समझ रहे हो आप मेरी बात कि भाई रेड वाली और ब्लू वाली को ऐड करोगे तो ग्रीन वाली, तो वो एक्चुअली ऐसे ही निकलता है। हर पॉइंट पे इन दोनों की इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स को हम ऐड करते हैं, फिर उनको मिला देते हैं, तो वी गेट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अरे कुछ समझ आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं आ रहा है? जी शयान भाई, आसिम भाई बोले क्या प्रॉब्लम है? सर फॉर रिजल्टेंट व्हाई डू वी ऐड बट दे आर नॉट, दे आर कंटिन्यूअसली मीटिंग है सर। ओहो अच्छा 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 अच्छा, तो ये तो सुबह कॉलेज में भी बच्चे परेशान हो रहे थे। देखिए आप इस चीज को समझे, मुझे एक बात बताएं, असल में मैंने आपको जो पहली एग्जांपल दी थी ना, वो एग्जांपल थी एक वेव यूं जा रही है और दूसरी वेव यूं जा रही है, तो वो एक पॉइंट पे मिल रहे थे। जो दूसरी अभी मैंने एग्जांपल दी है ना, एक वेव यूं जा रही है और दूसरी वेव भी यहीं से यूं जा रही है, so they are not meeting at a point, these two waves are actually meeting at all the points na, so I have to find the individual displacement of both the waves at all the points, and I have to sum their individual displacement at all the points, then I'll get the new entire waveform throughout this medium। समझ आ रही है आपको मेरी बात? क्या नाम है? शिफा। एंड ऐसा उसका ग्राफ तो नहीं बनेगा, उस पॉइंट पर अगर आप चाहो तो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना सकते हो, उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि वो तो एक ही पॉइंट पर ही एक ही पार्टिकल है। आसिम भाई, शयान ग्राफ भाई, समझा रहे हैं। तो अब देखो, अब मसला ये है कि मैंने रिजल्टेंट आधे का बनाया, पूरे का नहीं बनाया, बट ये एक वेव है जो कि इस मीडियम के थ्रू जा रहा था और इसी लाइन में एक और वेव भी जा रही
So these two waves are not meeting at a point, they are meeting at all the points. So I have to add their individual displacements at all the points. तो इसलिए मैं हर थोड़ी थोड़ी देर पे individual displacements को ऐड करके, तो अगर इसी मीडियम से ये वेव भी गुजर रही है और ये वेव भी गुजर रही है, तो बीच में पार्टिकल तो मीडियम तो एक ही है ना, दो तरह की वेव एक साथ अगर गुजरेंगी तो जो नेट आपको नजर आएगा वो ये नजर आएगा, ये अजीबोगरीब शक्ल नजर आएगी आपको। सर ये पार्टिकल्स तो अपनी जगह से मूव नहीं हो रहे हैं ना, मतलब अपनी जगह से ऊपर नीचे होते हैं ना। हाँ, तो ये ऊपर नीचे इस तरह से होंगे, ये ऑसिलेट इस तरह से करते हैं। यानी थोड़ी देर के बाद आप इन पार्टिकल्स को देखोगे, जैसे मैं ऐसे बताता हूँ, आपका सवाल होगा थोड़ी देर बाद ये वेव कैसी दिखेगी, तो थोड़ी देर बाद आपकी ग्रीन वाली वेव ऐसी दिखेगी, आपकी थोड़ी देर बाद रेड वाली वेव ऐसी दिखेगी, फिर आप बैठ के इन दोनों का ग्राफ बना रहे होगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो एक नई वेव बनेगी, थोड़ी देर बाद रिजल्टेंट वेव वैसी दिखेगी जो इन दोनों का सामने। समझ पा रहे हो मेरी बात? सर मतलब कि रिजल्टेंट तो बाद में तो वो गुजर जाएगी ना, मतलब उस पॉइंट में जाकर जब वो मीट करोगी तब बनेगी ना, इसके अलावा तो नहीं बनेगी। अरे थोड़ा एक मिनट दोबारा बोलना। सर मतलब मैं कह रहा हूँ कि रिजल्टेंट जो वेव है आप कह रहे हो वो जो बनेगी, वो जब पॉइंट दोनों दोनों जब वेव्स मीट हो रहे तभी बनेगी ना, इसके अलावा तो नहीं बनेगी ना। अगर हाँ, अब यहाँ पे हर पॉइंट पे मीट हो रहा है तो हर पॉइंट पे बनेगी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। अच्छा, हर पॉइंट में मीट हो रही थी। हाँ ना, ये पूरी वेव एक ही लाइन, जिस 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 लाइन के थ्रू पहली वेव जा रही है उसी लाइन के थ्रू दूसरी वेव भी जा रही है, उन्हीं पार्टिकल्स के थ्रू। तो रास्ते में जितने भी ओके सर। पार्टिकल्स हैं उन सब पे रिजल्टेंट निकलेगा ना। अच्छा अच्छा, सही सर। मेक सेंस? यस सर, समझ आ रही। सारे लोग प्लीज कंफर्म करें भाई, बाकी सब भी। अब्दुल लतीफ, रहमान, शहजाद, एहसान, अली, आमना, अयान, दानिश, फाइज, हानिया, हानिया, इनशरा, कोनैन, माहीन, मनाहिल, आसिम, सहल, शयान, नाफे, उमैमा, प्रज्वल, रेहान, समीन, शिफा, जुहेब, जायमल। अटेंडेंस ले लिया आज तो मैंने पूरी। ठीक है भाई, क्लासरूमेट से पूछ लो भाई, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक, आर यू ऑल क्लियर? अबे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का क्या सीन है भाई? वेव फ्रंट का सीन ये है कि लेट्स से एक रिपल टैंक है, उस रिपल टैंक में आप पानी भरा हुआ है और आप उसमें कोई वाइब्रेटर, कोई ऑसिलेटर, कोई डिपर से डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह की वेव बनती है। ठीक है, जब इस तरह की वेव बनती है तो जितने भी, अब वेव ना आपकी लाइक लेट्स से यूं जा रही है, ठीक है, देख सकते हैं आप, इसके जितने भी क्रस्ट है ना, अगर आप उन सबको मिला दें, ये सारे क्रस्ट को क्या करें आप ऐसे मिला दें, और मिला के जब आप एक लाइन बनाएंगे ना, उस लाइन को फिजिक्स में प्यार से वेव फ्रंट कहते हैं। वेव फ्रंट क्या है? लाइक किसी एक वेव में उन सारे पॉइंट्स को मिला दिया जाए जो कि इन फेज हो। आमतौर पर क्रस्ट ही ले लेते हैं कि सारे क्रस्ट इन फेज होते हैं, लेकिन मिलाए ऐसे जाए कि डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर हो जाए। जैसे अगर आपकी वेव इधर जा रही है ना, तो आपकी जो वेव फ्रंट है वो परपेंडिकुलर है। समझ रहे हो मेरी बात? तो वेव फ्रंट इज मार्क्ड बाय जॉइनिंग ऑल द क्रस्ट या ऑल सच पॉइंट्स that are in phase in the wave. समझ रहे हो मेरी बात? Wave front is marked perpendicular to the direction of
वेव या एनर्जी ट्रांसफर, एक ही बात है। डायरेक्शन ऑफ वेव का मतलब वही होता है जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो खुदाल भाई इनकी अलग से फीस चार्ज होगी, बार-बार हमारा कैमरा पकड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा रिपल टैंक है और उस रिपल टैंक में मैं डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करता हूं, तो दिस इज हाउ द वेव इज गोइंग। ओके, अगर आप इसको ऊपर देखिए ना, ये पूरा वेव है जो ऐसे एक्सेलरेट से जा रही है। तो जब ये ऊपर क्रस्ट पे आया ना, इस सारी लाइन को मैंने ऐसे मिला, फिर ये नीचे गया, ऐसे गया, फिर मैं दोबारा एक लाइन मिला दी, जितने भी क्रस्ट है, तो वेव यूं जा रही थी और लाइनें यूं हो रही। ये जो परपेंडिकुलर लाइन बन रही है ना, हम इन परपेंडिकुलर लाइंस को क्या कहते हैं? वेव फ्रंट कहते हैं। अली हसन के अब्बा का मैसेज आया था, ये बच्चा कैसा पढ़ रहा है, आज ही बताऊंगा। पढ़ तो सही रहा है, लेकिन पता नहीं कोई माइकल जैक्सन वैक्सन बोल रहा था, तो समझ नहीं आया क्या बोलना चाह रहा था। अच्छा गाइस, अली भाई लाइक ये देखो, ये विजुअलाइजेशन देख पा रहे हो? रिपल टैंक में ये वेव देख पा रहे हो तुम? हाँ, बस यहाँ से वेव फ्रंट समझ आ गया ना, तो मैं वही चीज शायद एक्शन करके समझाना मुश्किल होगा, बट समझ आ गया तो अच्छी बात है। ये समझ आ गया ना वेव। अब ये जो वेव फ्रंट है ना, ये जो लाइन है, ये बनाने का बड़ा फायदा होता है। इससे फायदा ये होता है कि आपको हर बार 3D डायग्राम नहीं बनानी पड़ती, बस आप ऐसे ऐसे लाइनें बना दोगे ना, मैं समझ जाऊंगा यार ये क्रस्ट है, और आपने एरो बना के बता दिया वेव व्यू जा रही है, बस समझ गया मैं। तो इतना बड़ा 3D डायग्राम नहीं बनानी पड़ती, इसलिए वेव फ्रंट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर the distance between two consecutive wave front is called, all crusts have zero phase difference, बिल्कुल। Any phase difference between any two points that form the crust will have zero phase difference. दो consecutive wave front के बीच का जो distance है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लैम्डा कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये दो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि इन फेज होते हैं, और हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा था कि two such points that are in phase with each other, they will form a wavelength, you know, उनके बीच का जो डिस्टेंस है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट वेव फ्रंट का। वेव फ्रंट सर्कुलर भी हो सकती है, जैसे पानी में अगर आप एक कतरा गिरा दें या एक पत्थर गिरा दें, तो आपकी जो वेव है ना, वो चारों तरफ निकलती है, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, एनर्जी चारों तरफ जाएगी। और जितने भी क्रस्ट है, अगर आप उनको ज्वाइन करना शुरू कर दें, तो ये जो क्रस्ट आप मिलाते जाएंगे ना सारे इन फेस पॉइंट्स, तो सर्कुलर है ना, बट ये परपेंडिकुलर जरूर है, यू नो। अगर आपकी एनर्जी यूं देख रहे हो, इसके परपेंडिकुलर बना हुआ है, अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो वेव फ्रंट्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर के परपेंडिकुलर, समझ रहे हो आप मेरी बात? द वेव फ्रंट्स, हाँ, एनर्जी चारों तरफ जा रही है, बिल्कुल चारों तरफ जा रही है। डायरेक्शन ऑफ वेव इसे मैंने चारों तरफ बनाया, क्योंकि आपने बिल्कुल बीच में डिस्टरबेंस कर दिया ना, तो चारों तरफ स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है भाई, आर यू ऑल विद मी? गुड हो गया। डायफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा आप लोगों ने ओ लेवल्स? आई थिंक तुम लोगों का वो बैच था जिसमें ओ लेवल्स में डायफ्रैक्शन पढ़ा था। तुम लोगों से पहले तक ओ लेवल्स में डायफ्रैक्शन नहीं था। तो आईजीसीएसई वाले तो पढ़ाते थे, बट मैं जीसी की बात कर रहा हूँ, उसमें डायफ्रैक्शन ओ लेवल्स में नहीं पढ़ाते थे ना। तो जो डायफ्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज रिकॉल कर लेते हैं, फिर जो उसका एडवांस वर्जन है वो इंशाल्लाह अपकमिंग क्लासेस में देखेंगे। Diffraction is the spreading of a wave as it passes through a gap or around an edge. ठीक है, तो वेव किसी ओपनिंग से, किसी गैप से गुजरे और वहां से वो स्प्रेड हो जाए, तो उसका फैलना या किसी एज से उसका बेंड हो जाना, इसे डायफ्रैक्शन कहते हैं। क्या मतलब? जैसे ये आपकी एक वेव है, ये जो ब्लू लाइंस है ना, ये वेव फ्रंट रिप्रेजेंट करती है, और आपकी वेव जैसे रिपल टैंक में बन रही थी ना, वो आगे जा रही थी, सामने एक बैरियर आ जाता है, ये ब्लैक कलर का बैरियर है, और बीच में एक ओपनिंग है, ठीक है।
तो इस ओपनिंग से ना आपकी वेव क्या करेगी, स्प्रेड करेगी। कि जो स्प्रेडिंग का इफेक्ट है ना, वेव का फैल जाना, स्प्रेड हो जाना किसी स्लिट से गुजर के, किसी ओपनिंग से गुजर के, इसे फिजिक्स में प्यार से डायफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्रैक्शन। मुश्किल तो नहीं। एक चीज आपको दिखाते हैं और आपसे ओपिनियन मांगे। इन दो डायफ्रैक्शंस को देखें और देख के बताएं जो ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या फर्क है। डायफ्रैक्शन ऊपर ज्यादा हुई है या नीचे ज्यादा हुई है? डायफ्रैक्शन नीचे ज्यादा हुई है। ठीक है। अगर आप साइज ऑफ ओपनिंग को कंपेयर करेंगे ना, तो नीचे जो स्लिट की ओपनिंग है वो छोटी है और ऊपर स्लिट की ओपनिंग बड़ी है। बट इसमें एक चीज समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि बस स्लिट की ओपनिंग जितनी कम होगी डायफ्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी। rather the rule is कि एक चीज होती है वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ? दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट। अगर आपकी जो ओपनिंग है स्लिट की और आपकी वेवलेंथ, वो दोनों अगर कंपेरेबल है, यानी रफली इक्वल है, नियरली इक्वल है, तो उस वक्त डायफ्रैक्शन मैक्सिमम हो। एट दैट टाइम द डायफ्रैक्शन विल बी, वरना डायफ्रैक्शन होगी लेकिन कम। जैसे अगर आपने ओपनिंग और बड़ी कर दी आपने, तब भी डायफ्रैक्शन होगी बट कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे वेवलेंथ तो छोटी है ना, लेकिन ओपनिंग वेवलेंथ के कंपैरिजन में बड़ी है। अब्दुल्ला शहजाद, मैं कह रहा हूं कि ये जो आपके स्लिट की ओपनिंग है ना, इसके साइज को कंपेयर करो ओपनिंग ऑफ द स्लिट को वेवलेंथ से कंपेयर करो, तो दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। इस केस में यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व द ग्रेटेस्ट डायफ्रैक्शन। बेस्ट डायफ्रैक्शन उस वक्त ऑब्जर्व होती है जबकि आपकी वेवलेंथ, आपकी वेव की वेवलेंथ और साइज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द स्लिट दोनों एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो जाते हैं। यस, मैं अभी लिख भी देता हूं कि डायफ्रैक्शन effects are greatest when waves pass through a gap with a width roughly equal to their wavelengths। यहाँ पे बताना जरूरी है, रफली का मतलब नियरली है। आज कॉलेज में बच्चा कह रहा है और अगर स्मूथली, मैंने कहा भाई स्मूथ रफ वो वाला रफली नहीं है, रफली का मतलब नियरली, यानी ऑलमोस्ट इक्वल हो। ठीक है भाई, याद है सारे मेरे साथ। एक छोटी सी एग्जांपल और दे देता हूँ। लाइक जैसे रेडियो वेव्स होती है ना, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, मैंने पीछे भी डिस्कस किया, 1-1 किलोमीटर लंबी भी हो सकती है। और रेडियो वेव्स आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में हर जगह काम कम्युनिकेशन के लिए बहुत इस्तेमाल होती है। तो अक्सर रेडियो वेव्स डाइफ्रेक्ट कर जाती हैं दो बिल्डिंग्स के बीच। कराची में तो हाई राइज बिल्डिंग का एक दूसरे के आजू बाजू होना बहुत कॉमन नहीं है, बट वैसे दुनिया में कहीं भी आप चले जाएंगे तो हाई राइज बिल्डिंग बिल्कुल बराबर बराबर में होती है। या कभी कभी दो माउंटेन्स की पीक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, और वहां से गुजरने वाली रेडियो वेव्स की वेवलेंथ के बराबर हो जाए तो वहां पे भी डायफ्रैक्शन हो जाती है। तो जो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स होते हैं ना, उनको बड़ा इस पे वर्क करना पड़ता है कि आखिर वो इस डायफ्रैक्शन को कैसे टैकल करेंगे। तो डायफ्रैक्शन हर तरह की वेव्स में हो सकती है। लाइक एज लॉन्ग एज के वेव जिस ओपनिंग से गुजर रही है, जिस स्लिट से गुजर रही है, वो स्लिट की वेवलेंथ और आपकी वेव और आपकी स्लिट का, सॉरी, जिस स्लिट से गुजर रही है स्लिट की ओपनिंग और आपकी वेव की वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के क्या हो, कंपेरेबल। ठीक है भाई, याद रखा, सारे मेरे साथ हैं। लेट्स कीप इट टिल हियर। अगली क्लास से प्रॉपर इंटरफेरेंस स्टार्ट करेंगे, फेज डिफरेंस समझेंगे। तो जाने से पहले एक शेर, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, फिजिक्स हमारा लाखों में एक। अगली क्लास में अच्छा शेर सुनाऊंगा। Sir, when are we supposed to start electricity? हाँ, after waves. And when are we supposed to end waves? Before electricity. So like अभी टाइम लगेगा, अभी तकरीबन हमें लगेंगे 2-3 हफ्ते तो होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है।
ओके लेंगे क्या जब आप कैंसिल कर रहे हैं? मैंने